Hello everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 टू क्वेश्चन नंबर 15। तो हम ये पूरा चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आज खत्म कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। Question number 7, what is sewage? In which way can sewage be harmful to us? तो सीवेज होता क्या है? सीवेज होता है म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, जिसमें बहुत सारी क्वांटिटी में ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है और कुछ और ऑर्गेनिक वेस्ट होता है जो कि घरों में प्रोड्यूस होता है। तो ये जो सीवेज वाटर है ये बहुत ही कंटामिनेटेड होता है, इसमें बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं। सो दिस इज सीवेज। अब ये जो सीवेज है ये हमें कैसे हार्मफुल है? अब पहली बात कि इसमें बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो कि हमें अगर बाय चांस वो हमारे अंदर आ जाए तो बहुत तरह के डिजीजेस हमें हो सकती हैं। और दूसरा, अगर कहीं पर भी जो सीवेज पाइपलाइन है, ठीक है, या कोई से टैंक है, अगर उसका ढक्कन खुला रह जाए तो देन वी गेट दैट फाउल स्मेल जो कि बहुत ही दैट इज अनबेरेबल, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतनी गंदी स्मेल आती है। सो दैट इज ऑल्सो व्हेन वी इनहेल इट, दैट इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर अस। उसके बाद अब अगर बाय चांस ऐसा हो जाए, सोचो कि हमारी जो मेन जो पाइपलाइन है जिससे हमें घरों में सप्लाई आती है, कई जगह पर तो ऐसा है कि जैसे हिमाचल है, वहां पर क्या है कि पानी इतना साफ होता है ना कि आपको वाटर प्यूरिफायर्स की जरूरत ही नहीं होती है। जो टैप्स में पानी आता है वो बिल्कुल साफ होता है, आप डायरेक्टली उसको पी सकते हो। लेकिन यही चीज अगर हम सिटीज में देखें, दिल्ली, मुंबई, तो हमें वाटर प्यूरिफायर्स यूज करने पड़ते हैं। अब सोचो वहां पर जहां पर लोग डायरेक्टली इस पानी को पीते हैं, राइट, अगर वहां पर उस ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई के साथ अगर ये सीवेज वाला पानी मिल जाए और बाय चांस वही सप्लाई हो जाए घर में, तो क्या होगा? तो वाटर बॉर्न डिजीजेस होंगी बहुत सारी, क्योंकि बहुत सारे पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं जो इस पानी में हमें देखने को मिलते हैं। तो इसलिए इट माइट कॉज द कंटामिनेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। देन अब अगर ये एक जगह पर इकट्ठा हो जाए तो क्या होगा? ये ब्रीडिंग स्पेस बन जाएगा मस्कीटोज के लिए। और अब वहां पर क्योंकि मस्कीटोज होंगे तो वो डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां फैलाएंगे, राइट। अब उसके बाद अगर बाय चांस ऐसा हो जाए कि हम क्या करें कि विदाउट ट्रीटिंग दैट वाटर, ये जो पूरा पानी है इसको हम वाटर बॉडीज में डाल दें, जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, तो एक तो बहुत सारे मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जाएंगे उस वाटर बॉडी में। उसमें इतने सारे मिनरल न्यूट्रिएंट्स ऐड होने की वजह से उसमें जो एल्गल ग्रोथ है वो बढ़ जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज यूट्रोफिकेशन, राइट। इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स इन द वाटर बॉडीज विच लीड्स टू एल्गल ग्रोथ। तो अब जो ऑक्सीजन है ना, वो ऑक्सीजन सारे यही एल्गी ले जाएगी, ठीक है। और जो हमारे वाटर एनिमल्स हैं जैसे फिशेस हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी एंड अल्टीमेटली दे विल डाई। सो इट विल कॉज यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज एंड इट विल लीड टू किलिंग ऑफ एनिमल्स इन वाटर। सो दिस इज हाउ दिस सीवेज इज हार्मफुल टू अस। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सी चीजें थी, हमें थोड़ा सा सोचना है और हमें उसको आंसर की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, What is the key difference between primary and secondary sewage treatment? तो प्राइमरी और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट में क्या डिफरेंस होता है? की डिफरेंस, मेन डिफरेंस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट में? तो इसमें एक टर्शरी ट्रीटमेंट भी आती है जो ऑब्वियसली आपने अपने चैप्टर में पढ़ी होगी। तो हम बात करेंगे सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट की। तो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है, इसमें फिजिकल रिमूवल होता है चीजों का, मतलब जैसे जो बड़ी बड़ी चीजें हैं या सैंड है या ग्रिट है या ऑर्गेनिक मैटर है, हम उसको फिजिकली रिमूव करते हैं, सेडिमेंटेशन से करते हैं या फिल्ट्रेशन से करते हैं। तो दिस इज द प्राइमरी सीवेज ट्रीटमेंट। अब नेक्स्ट स्टेज आती है इसकी सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट, और इस
स्टेज को हम एक और चीज बोलते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर। तो क्या हो रहा है इसमें, इसमें हम बायोलॉजिकली ट्रीट कर रहे हैं उस पानी को। अब हमने बड़ी बड़ी चीजें निकाल दी उस वेस्ट वाटर से उसमें टिन कैंस थे, उसमें खाने के बड़े बड़े पीसेस थे, या उसमें सैंड थी, वो हमने सब कुछ निकाल दिया, वो जो ग्रिट रिमूवल था वो हमने कर दिया। अब दूसरा है, अब वो हमें सिर्फ पानी पानी है हमारे पास, लेकिन उस पानी में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। तो माइक्रोब्स का यूज करके जो ऑर्गेनिक मैटर उसमें बचा है उसको हम डाइजेस्ट करा देते हैं, उसको हम वहां से खत्म कर देते हैं। सो दिस इज द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट और द सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट। बहुत ही इजी है, कई बार इस पे पूरा एक लंबा सा क्वेश्चन आता है जहां पर आपको सीवेज ट्रीटमेंट के सारे स्टेप्स बताने होते हैं। तो अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट की बात करें ना, तो प्राइमरी वाला जो है वो कम एक्सपेंसिव है, उसमें ज्यादा हमें एक्सपेंसिव नहीं होता है, लेकिन जो सेकेंडरी सीवेज ट्रीटमेंट है इट इज क्वाइट अ एक्सपेंसिव मेथड, एक्सपेंसिव स्टेप और यू कैन से। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, डू यू थिंक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, इफ यस हाउ? तो क्या आपको लगता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एज एनर्जी सोर्स भी यूज हो सकते हैं? अगर आपका आंसर है यस तो आपको बताना कि कैसे। तो according to me, microorganisms can be used as a source of energy. For example, methanobacterium. तो ये जो मिथेनोबैक्टीरियम होते हैं, दे आर इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, और इस बायोगैस को हम एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, बड़े बड़े से टैंक्स बनाए जाते हैं और उन टैंक्स में मिथेन बैक्टीरिया की हेल्प से गोबर गैस या बायोगैस को प्रोड्यूस किया जाता है। तो वहां पर एनारोबिक कंडीशंस रखी जाती है, मतलब ऐसी कंडीशंस जिसमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो एनारोबिक कंडीशंस में ये जो बड़े बड़े टैंक्स होते हैं इनमें डाला जाता है डंग, काउ डंग से, और उसमें मिथेनोबैक्टीरिया डाले जाते हैं, और ये जो मिथेन बैक्टीरिया होते हैं ये इस पूरे टैंक में इनको प्रॉपरली मिक्स किया जाता है काउ डंग को वाटर के साथ, और स्लरी बनाई जाती है। ठीक है, एक लिक्विड सा, एक सेमी सॉलिड सा मटेरियल बनता है। अब और इस टैंक में होते हैं कुछ डाइजेस्टर्स जिसमें बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया होते हैं, और वो बैक्टीरिया एनारोबिक होते हैं, मतलब कि उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और इससे बनती है स्लरी। ठीक है, और जब ये सब बनता है, जब ये सारा मिक्सचर होता है, तो इस मिक्सचर से मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है, या फिर यू कैन से बायोगैस प्रोड्यूस होती है, और इस बायोगैस को हम थ्रू पाइपलाइंस हम इस बायोगैस को बाहर निकालते हैं और इसको एनर्जी सोर्स यूज करते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में आता है या 2 मार्क्स में आता है तो आपको बहुत शॉर्ट लिखना है। अगर यही क्वेश्चन आपको से 3 मार्क्स में आ जाता है तो आपको इसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब करना है अबाउट हाउ दिस मीथेन गैस इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, बायोगैस बनती कैसे है, तो आपको वो बताना है, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है इस चैप्टर में। क्वेश्चन नंबर 10, microorganisms can be used to decrease the use of chemical fertilizers and pesticides. Explain how this can be accomplished. तो माइक्रोब्स का यूज करके हम जो केमिकल्स हम अपनी फील्ड्स में यूज करें, केमिकल फर्टिलाइजर्स, केमिकल पेस्टिसाइड्स, हम उनका यूज कम कर सकते हैं। तो हमें बताना है कि ये हम कैसे कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ये जो हम केमिकल्स यूज करते हैं, जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं फैक्ट्रीज में बनते हैं, उनसे सॉइल की फर्टिलिटी कम होती है। दे डू एड सम इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, बट इन टर्न दे एक्चुअली डिक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी। तो उससे जो एक ऑटोमेटिकली हमारी सॉइल में न्यूट्रिएंट्स का रिप्लेनिशमेंट होता है वो कम हो जाता है, और अल्टीमेटली हमारी सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है। तो उसके लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर वेरी वेरी हेल्पफुल। हम उनको फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, विच आर कॉल्ड एज बायो फर्टिलाइजर्स, और एज पेस्टिसाइड्स भी यूज कर सकते हैं, विच आर बायो पेस्टिसाइड्स। तो बेसिकली व्हाट वी आर डूइंग ऑर्गेनिक फार्मिंग। हमें क्या करनी है, बहुत ज्यादा ट्रेंड में है आजकल ऑर्गेनिक फार्मिंग। क्यों? क्योंकि हमने
अपनी सॉइल को डिग्रेड होते हुए देखा है, हमने जो खाने की चीजें हैं केमिकल्स की वजह से उनके साइड इफेक्ट्स हमने अपनी बॉडी पर देखे हैं। तो उस वजह से जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है इट इज वेरी मच इन ट्रेंड कि हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग ही करनी है। फर्टिलाइजर्स मेन्योर्स यूज करने हैं लेकिन केमिकल्स नहीं यूज करने हैं। कुछ नेचुरल से बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स या मेन्योर्स हमें यूज करने हैं, ऑर्गेनिक चीजें हमें यूज करनी है जिससे सॉइल की फर्टिलिटी भी बनी रहे, प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो और साथ ही साथ जो हमारी क्रॉप आए, जो हम चीजें खाएं उनसे हमें नुकसान ना हो बल्कि हमें फायदा ही हो। तो जैसे कि कुछ माइक्रोब्स होते हैं जैसे राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, एजोस्पेरिलियम है, ये नेचुरली फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को। तो हमारे जो प्लांट्स होते हैं, हमारे एयर में सबसे ज्यादा परसेंटेज है नाइट्रोजन की, दैट इज 78%। लेकिन ये 78% है तो बहुत ज्यादा, लेकिन हमारे प्लांट्स इसको यूज नहीं कर पाते हैं। इस N2 की फॉर्म में, जो मॉलिक्यूलर फॉर्म है नाइट्रोजन की, उसको वो यूज नहीं कर पाते हैं। तो इनको सॉल्युबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ता है, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर ही ये यूजेबल फॉर्म में आते हैं प्लांट्स के लिए। तो ऐसे बैक्टीरिया होते हैं, राइजोबियम हम कब से पढ़ते आ रहे हैं, राइट। तो राइजोबियम बैक्टीरिया है, एजिटोबैक्टर है, ये सारे बैक्टीरिया सॉइल में होते हैं, रूट्स में होते हैं और ये नाइट्रोजन को कैप्चर करते हैं एयर से और उसको यूजेबल फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं और ऐसे प्लांट्स को नाइट्रोजन भी मिलती है और सॉइल में भी नाइट्रोजन की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती है, जो कि प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करती है। देन कमिंग ऑन टू बायोपेस्टिसाइड्स, ठीक है। तो बायोपेस्टिसाइड जैसे बैसिलस thuringiensis है, ये एक बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया की हेल्प से हम पेस्टिसाइड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। जो भी क्रॉप फील्ड्स में पेस्टिसाइड्स है, जो पेस्ट है, जो हमारी क्रॉप्स को डैमेज कर रहे हैं, हम उनकी ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं और अपने प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ा सकते हैं। देन देयर इज वन फंगस दैट इज ट्राइकोडर्मा। ये जो ट्राइकोडर्मा है ये बायो कंट्रोल एजेंट है जो पैथोजेंस को कंट्रोल करता है। तो सी हाउ वी कैन यूज दीज माइक्रोब्स, और हम इन माइक्रोब से बायो फर्टिलाइजर्स, बायो पेस्टिसाइड्स, बेसिकली ऑर्गेनिक मेन्योर्स बना सकते हैं और इन ऑर्गेनिक मेन्योर्स से हम अपने प्लांट्स की ग्रोथ भी अच्छी रख सकते हैं। और जब हम इन क्रॉप्स को या से फ्रूट्स को या वेजिटेबल्स को खाएंगे तो उससे हमारी सेहत भी अच्छी होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, 3 water samples namely river water, untreated sewage, then secondary effluent discharge from the sewage treatment plant were subjected to BOD test. BOD stands for biological oxygen demand. The samples were labeled A, B and C, but the laboratory attendant did not note which was which, right? तो मतलब कि 3 सैंपल्स लिए, तीनों पर बीओडी टेस्ट हुआ, लेकिन जब लेबोरेटरी अटेंडेंट ने उसकी वैल्यूज लिखी बीओडी टेस्ट की, उसने ए बी सी लिख दिया। अब ए बी सी की वैल्यूज तो लिखी, लेकिन उसने ये नहीं लिखा कि ए क्या था, क्या वो रिवर वाटर था, क्या वो अनट्रीटेड सीवेज था, क्या वो सेकेंडरी एफिलुएंट था। Then BOD values of the 3 samples A, B and C were recorded 200 milligrams per liter, 8 milligrams per liter and 400 milligrams per liter respectively. Which sample of water is most polluted? तो हमें बताना है कौन सा सैंपल है जो सबसे ज्यादा polluted है। Can you assign the correct label to each assuming river water is relatively clean? तो हमने ये सोचना है, हमने ABC लेबल्स देने हैं रिवर वाटर, ट्रीटेड सीवेज और सेकेंडरी एफ्लुएंट को बेस्ड ऑन द BODs, राइट। हमें ये सोचना है कि जो रिवर वाटर है ना वो रिलेटिवली क्लीन है, मतलब वो गंदा नहीं है पानी, वो साफ पानी है, राइट। तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड दैट इज BOD। अब ये जो टेस्ट है, BOD टेस्ट है, ये चेक करता है कि किस रेट पे ऑक्सीजन की कंजम्पशन हो रही है इन द वाटर बॉडीज, ठीक है। अब जिसमें ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा, जिसमें ज्यादा वेस्ट होगा, उसमें ज्यादा बैक्टीरिया एक्ट करेंगे, ज्यादा बैक्टीरिया एक्ट करेंगे तो ऑक्सीजन की कंजम्पशन ज्यादा होगी, राइट। तो इसका मतलब हुआ कि जितनी ज्यादा BOD, उसका मतलब कि उतना ज्यादा पॉल्यूटेड वो पानी है, राइट। तो अब इसके बेसिस पे हम देखते हैं कि कौन सा सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड है। तो अब हमारे पास है 228 एंड 400। तो ऑब्वियसली जिसका BOD सबसे ज्यादा, मतलब कि उसका जो लेवल है वाटर का, जो पॉल्यूशन लेवल है उस वाटर में, वो सबसे ज्यादा है। तो इसका मतलब
दिस इज फॉर सैंपल ए, दिस इज फॉर सैंपल बी एंड दिस इज फॉर सैंपल सी। तो इसका मतलब हुआ कि जो सैंपल सी है वो सबसे ज्यादा उसकी बीओडी है, इसलिए वो सबसे ज्यादा क्या है, पॉल्यूटेड है, राइट। सो सैंपल सी इज द मोस्ट पॉल्यूटेड वन। अब हमें इनको ए बी सी देना है, तो सबसे कम बीओडी किसका है, सैंपल बी का। और हमने बोला है कि रिवर वाटर है जिसको हम ले रहे हैं कि साफ है, ठीक है, बहुत गंदा पानी नहीं है, साफ पानी है वो। तो ऑब्वियसली बी विल बी व्हाट, इट विल बी रिवर वाटर, राइट, क्लियर। अब ए क्या होगा, अब ए की बीओडी है 20 मिलीग्राम्स पर लीटर। तो अब हमारे पास दो चीजें बचती है, रिवर वाटर हो गया, अब है अनट्रीटेड सीवेज और सेकेंडरी एफ्लुएंट डिस्चार्ज फ्रॉम द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। मतलब कि हमने उसकी प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दी, हमने फिजिकली चीजों को रिमूव कर दिया, जो बड़ी बड़ी चीजें थी उनको फिल्ट्रेशन से, सेडिमेंटेशन से हमने हटा दिया। अब जो दूसरी चीज हमारे पास है सेकेंडरी ट्रीटमेंट, मतलब हमने उस पर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कर दी, उसमें से जो भी ऑर्गेनिक मैटर था उसको डाइजेस्ट करा दिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज करके। अब उस पानी को हमने कलेक्ट किया, तो वो हुआ हमारा सेकेंडरी एफ्लुएंट डिस्चार्ज फ्रॉम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। तो ऑब्वियसली अब इस पानी में जो क्वांटिटी है वेस्ट की वो कम है, तो इसका मतलब ये जो 20 मिलीग्राम्स पर लीटर है ये क्या है, दिस secondary effluent discharge। तो मतलब this is what, this is A and river water was B, so A sample is secondary effluent discharged। then C, अब क्या बचा, अब हमारे पास बचा अनट्रीटेड सीवेज। तो हमें पता है कि अनट्रीटेड सीवेज में हर तरह का वेस्ट हमें देखने को मिलता है, तो दिस इज द मोस्ट पॉल्यूटेड वन। इसका जो बीओडी लेवल है दैट इज 400 मिलीग्राम्स। तो जितना ज्यादा बीओडी उतना ज्यादा उसका पॉल्यूशन, उस वाटर में पॉल्यूशन लेवल। तो C इज अनट्रीटेड सीवेज वेस्ट एंड दिस इज द हाईली पॉल्यूटेड अमंग 3, राइट। तो बहुत ही सिंपल है, आई होप आपको समझ आया होगा। ऐसे ही हो सकता है कि आपके लिए एग्जाम्स में बीओडी के लेवल्स को बदल दिया जाए और जो ऊपर सैंपल्स हैं उनको बदल दिया जाए, तो उसके हिसाब से सोच के आपको इनको लेबल करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। Question number 12, find out the name of the microbes from which cyclosporin A, which is an immunosuppressive drug, and statins, which is blood cholesterol lowering agent, are obtained। तो पहली चीज जो इस क्वेश्चन में है, हमसे दो चीजें पूछी गई हैं। एक हमसे साइक्लोस्पोरिन का सोर्स पूछा गया है कि किस माइक्रोब से बनती है, और दूसरा हमसे स्टैटिन्स का सोर्स पूछा गया है कि कौन से माइक्रोब से ये बनता है। तो सबसे पहली चीज जो हमें यहाँ पर ध्यान रखनी है, हमें याद भी रखनी है, वो ये है कि ये जो क्वेश्चन है ना, इसी से क्वेश्चन और बन सकते हैं कि साइक्लोस्पोरिन ए क्या है, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, या कोई एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग का नाम बताओ, तो आप बोलोगे साइक्लोस्पोरिन ए। वैसे ही स्टैटिन से भी सेम तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये आपको याद रखने हैं। तो अब देखते हैं कि जो साइक्लोस्पोरिन ए है, वो जो कि एक इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग है, वो किससे बनती है, वो बनती है एक फंगस से। पहली बात है कि वो एक फंगस से बनती है, और उस फंगस का नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम, राइट, पॉलीस्पोरम। ओके, देन कमिंग ऑन टू स्टैटिन। स्टैटिन जो कि एक वो ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट है, मतलब ब्लड में कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम करता है, वो हमें एक ईस्ट से मिलता है, और उस ईस्ट का नाम है मोनास्कस परफोरियस, राइट। तो ये आपको नाम याद रखने हैं। इवन आपको ये भी याद रखना है कि कौन सा हमें बैक्टीरिया से मिला है, कौन सा ईस्ट से, कौन सा फंगस से, या कौन सा किसी और ऑर्गेनिज्म से, किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से मिला है। तो ये जो क्वेश्चन ऑल टुगेदर है ना, इससे बहुत सारे 1-1 मार्कर क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड आउट द रोल ऑफ माइक्रोब्स इन द फॉलोइंग एंड डिस्कस इट विद योर टीचर। ए है सिंगल सेल प्रोटीन, SCP जिसकी फुल फॉर्म, मतलब जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, एब्रिविएशन है। बी इज सॉइल। तो हमें बताना है कि माइक्रोब्स का सिंगल सेल प्रोटीन्स में क्या रोल है और सॉइल में क्या रोल है। तो बहुत ही सिंपल है, जो सिंगल सेल प्रोटीन्स होते हैं, ये जहां पर जैसे कि आप देख रहे हो लास्ट वर्ड है प्रोटीन, तो ये प्रोटीन रिच मासेस होते हैं। दीज आर द प्रोटीन रिच माइक्रोबियल मास, जिसको हम एज अ फूड यूज करते हैं। मतलब बहुत सारे ऐसे
प्रोटीन सोर्सेज हैं जो शायद डेली बेसिस पे हम नहीं ले पाते हैं, तो वो हम सिंगल सेल प्रोटीन से हम ले सकते हैं. दे आर रिच इन मेनी प्रोटीन्स, ऑल्सो सम वाइटामिन्स, राइट. बहुत सारे मिनरल्स हमें इससे मिलते हैं. मोस्टली जैसे एथलीट्स होते हैं वो इनका यूज करते हैं टू गेट proteins to their body, to give proteins to their body. Then they have essential amino acids and they are low in fat. फैट कंटेंट इसमें होता है बट कम होता है, लेकिन इसमें जो अमाइनो एसिड्स होते हैं जिनसे प्रोटीन्स बनते हैं, उनका जो असेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं वो बहुत भरपूर होते हैं, मतलब जितने हमें चाहिए होते हैं उतने होते हैं, और इससे हम अपनी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं. देन फॉर एग्जाम्पल स्पिरुलिना. स्पिरुलिना जो है उससे एक टेबलेट बनाई गई है विच इज रिच इन 60% ऑफ प्रोटीन्स एंड ऑल मिनरल्स एंड वाइटामिन्स. इसमें 60% प्रोटीन्स है और बाकी सारे मिनरल्स और वाइटामिन्स हमें स्पिरुलिना की टेबलेट में मिलते हैं. देन बहुत सारे जो बैक्टीरिया है, फंजाई है, एल्गे है, ईस्ट है, उनसे हमें मिलते हैं सिंगल सेल प्रोटीन. तो सिंगल सेल प्रोटीन का जो सोर्स है वो बैक्टीरिया भी है, ईस्ट भी है, फंगस भी है, सब कुछ है. इन सब से हमें क्या मिलते हैं? सिंगल सेल प्रोटीन्स विच आर रिच इन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स. ऑल्सो दे हैव fat content but low fat content, and also they have minerals and vitamins in them. So altogether it is a food. मतलब ये tablets की फॉर्म में, कैप्सूल्स की फॉर्म में मिलते हैं ताकि हम अपनी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स है, उनको पूरा कर सके. देन सेकंड इज बी. तो इस तरह हमने देखा कि कैसे माइक्रोब्स जो है वो सिंगल सेल प्रोटीन में हेल्पफुल हैं, राइट. दूसरा है सॉइल. अब सॉइल में क्या है, जो माइक्रोब्स है ना, माइक्रोब सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करते हैं. कैसे करते हैं? कब से पढ़ते आ रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 से पढ़ते आ रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे माइक्रोब्स हैं जैसे कि राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है, ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं. ये सॉइल में नाइट्रोजन की जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, जिससे नाइट्रोजन कंटेंट सॉइल में बढ़ता है, जिसे प्लांट्स यूज करके ग्रो करते हैं. उसके सिवा सॉइल में बहुत सारे ऐसे डेड ऑर्गेनिजम्स होते हैं. कुछ प्लांट्स मर जाते हैं, डेड लीव्स होते हैं, डेड स्टेम्स होती है, फ्लावर्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं. इन सब को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही डिकम्पोज करते हैं बिकॉज दे आर द डिकम्पोजर्स. वो इनको डिकम्पोज करते हैं और इनमें जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको रिलीज करते हैं उस बॉडी से. सॉइल में वो वापस आ जाते हैं और सॉइल से उन्हीं न्यूट्रिएंट्स को प्लांट्स यूज करके क्या करते हैं, उनको खाते हैं, मतलब ग्रो करते हैं, और उनको इन टर्न हम उन प्लांट से अपना फूड लेते हैं, उनको खाते हैं, राइट. तो आई होप दिस इज क्लियर. बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीजें हैं, आपको बस थोड़ा सा सोचना है. जो आप आज तक पढ़ते आ रहे हो ना, वही सब कुछ आपको इन आंसर्स में अप्लाई करना है. चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14. क्वेश्चन नंबर 14, अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ देयर इंपॉर्टेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, गिव रीजंस फॉर योर आंसर. ठीक है, तो अब इसमें ना हमें 4 चीजें दी गई हैं. सबसे पहले है बायोगैस, देन सिट्रिक एसिड, देन पेनिसिलिन एंड देन कर्ड. तो हमें ना इनको अरेंज करना है एक डिक्रीजिंग ऑर्डर में. जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना उसको हम सबसे पहले रखेंगे, और जो हमें लगता है कि सबसे कम इंपॉर्टेंट है उसको हम सबसे लास्ट में रखेंगे. तो इस क्वेश्चन का आंसर व्हाट आई फील कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हो सकता है कि मैंने जो सीक्वेंस लिखा है आपको लगे कि नहीं ये तो गलत है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट. तो आप वो भी कर सकते हो, लेकिन आपको अपना रीजन देना पड़ेगा साथ में. तो मैंने सबसे पहले लिखा है पेनिसिलिन, फिर बायोगैस, फिर कर्ड, और फिर लास्ट में मैं बोल रही हूँ कि इन सब में सबसे अगर इम्पोर्टेंस की बात की जाए तो सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट है सिट्रिक एसिड. तो हो सकता है कि आप बोलो कि नहीं सिट्रिक एसिड तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपको अपना रीजन देना पड़ेगा. तो मेरा रीजन क्या है कि जो पेनिसिलिन है वो एक एंटीबायोटिक है जो डिजीजेस को क्योर करने में हेल्प करती है. तो एक एंटीबायोटिक से हम डिजीजेस को क्योर कर सकते हैं, और वो एंटीबायोटिक हम बहुत सारे लोगों को दे सकते हैं. तो मेरे लिए पेनिसिलिन बहुत इंपॉर्टेंट है. देन कमिंग ऑन टू बायोगैस. तो अगर हम बायोगैस की बात करें तो बायोगैस एक क्लीन फ्यूल है. अब अगर हम अपने आसपास देखें तो हम अलग अलग तरह के फ्यूल्स यूज कर रहे हैं जो कि बहुत ही पॉल्यूटिंग है. उससे हमारा एयर से सॉइल, वाटर, सब कुछ हमारा अफेक्ट हो रहा है, पॉल्यूट हो रहा है. तो अकॉर्डिंग टू मी, बिकॉज बायोगैस इज अ क्लीन फ्यूल, वी कैन पुट इट इन द सेकंड प्रायोरिटी. पहले हमने अपनी हेल्थ को रखा, अब हमने रखा है
किसको, एनवायरमेंट को भी रखा है, ठीक है। अब आप एनवायरमेंट को भी पहले रख सकते हो कि अगर ये करेंगे तो बाकी सारी चीजों की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, राइट। सो दीज आर द रीजंस व्हिच कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. Then it is used as a source of energy produced by anaerobic degradation of organic matter. Then coming on to third is curd. अब अगर हम कर्ड खाएंगे इंडिविजुअल लेवल पर, अगर अब हम बात करें और अगर अब हम कर्ड लेते हैं तो कर्ड की जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा हाई है. इट इज़ रिच इन विटामिन B12 एंड इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द हेल्थ ऑफ द गट. हमारी जो एलिमेंट्री किनारे जो डाइजेस्टिव ट्रैक है जिसे हम गट भी बोलते हैं उसको हेल्दी रखने में जो कर्ड है वो बहुत ही हेल्पफुल है. एंड इट रिप्लेसेस हार्मफुल बैक्टीरिया ऑफ द स्टमक विद द बेनिफिशियल वंस. तो जो हमारे बैक्टीरिया में बहुत सारे हार्मफुल बैक्टीरिया भी होते हैं स्टमक में, सॉरी, तो स्टमक में जो हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको ये यूजफुल बैक्टीरिया से रिप्लेनिश कर देता है, मतलब रिप्लेस कर देता है, राइट. तो सिंपल. देन कमिंग ऑन टू द लास्ट वन दैट इज सिट्रिक एसिड. तो सिट्रिक एसिड हम यूजुअली यूज करते हैं जैसे प्रिजर्वेटिव्स, एज अ प्रिजर्वेटिव इन जैम्स, जेलीज, जूसेस. तो मेरे ख्याल से वो प्रिजर्वेटिव जो है वो हमारा लास्ट मुद्दा हो सकता है कि सबसे लीस्ट प्रायोरिटी हम सिट्रिक एसिड को दे रहे हैं, बट इट कैन बी द अदर वे अराउंड फॉर यू, ठीक है. तो आप जो भी आंसर लिखें, जो भी सीक्वेंस लिखें, उसका एक वैलिड रीजन जरूर लिखें, ओके. तो चलिए देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 इज हाउ डू बायो फर्टिलाइजर्स एनरिच द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. तो सबसे पहली बात है बायो फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं. तो याद करो क्लास 8 में हम पढ़ते थे डिफरेंस बिटवीन फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स. तो हमने उसमें पढ़ा था कि फर्टिलाइजर्स जो है ना दे आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स बिकॉज दे आर प्रोड्यूस्ड इन फैक्ट्रीज. तो हम उसमें अपने पसंदीदा न्यूट्रिएंट्स डाल के हम सॉइल में डाल सकते हैं ताकि हमारी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी हो जाए. लेकिन मैन्योर्स को हम इसलिए फेवर करते थे क्योंकि मैन्योर्स से क्या होता था कि जो सॉइल की फर्टिलिटी थी ना वो हैम्पर नहीं होती थी. सॉइल जो है वो उसकी फर्टिलिटी बढ़ती थी, ह्यूमस ऐड होता था. तो बायो फर्टिलाइजर्स इज द रिप्लेसमेंट. बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, इसमें दे आर ऑर्गेनिक, they are made from organic waste. So basically microbes which bring about nutrient enrichment of the soil by enhancing the availability of nutrients to the crop. So biofertilizers मतलब microbes की help से हम जो soil है उसकी nutrients को improve करते हैं और वही nutrients हमारी plants लेते हैं और वो crops को मिलते हैं, right? और हमारी crop yield अच्छी होती है. तो इसमें कैसे बायोफर्टिलाइजर्स हमारी सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं. तो सबसे पहले बहुत ही कॉमन जो हम पढ़ते ही आ रहे हैं दैट इज नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया. वो हमारे सॉइल का जो नाइट्रोजन कंटेंट होता है उसको बढ़ाते हैं. एंड ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू राइट एन एग्जाम्पल फॉर दिस जो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है. फॉर एग्जाम्पल राइजोबियम, फॉर एग्जाम्पल एजिटोबैक्टर, फॉर एग्जाम्पल साइनोबैक्टीरिया. तो ये सारे एग्जाम्पल्स आप यहाँ पर लिखोगे. देन कमिंग ऑन टू द सेकेंड वन. अब हमने एक एसोसिएशन पढ़ी है ऑर्गेनिज्म की जिसे हम माइक्रोराइजा बोलते हैं. ये जो माइक्रोराइजा होता है ये एक फंगस के बीच में और एक रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में एक एसोसिएशन है. तो इसमें जो रूट्स हैं वो क्या करते हैं, वो तो इसको एक घर दे रही हैं, ठीक है, रहने की जगह दे रही हैं, प्रोटेक्शन दे रही है. वहीं पर फंगस जो है ये इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कर रहा है. तो इस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म रूट्स के साथ मिल के सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाती है. Then coming on to the third one, they add micro and macronutrients to the soil. ये बहुत सारे माइक्रो और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को सॉइल में ऐड करते हैं जिससे कि वो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं और हमारी सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं, हमारी क्रॉप्स की ग्रोथ में हेल्प करते हैं और फाइनली हमें एक अच्छी यील्ड देते हैं. तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है थ्रू आउट द चैप्टर. आपने देखा कुछ चीजें हैं जहां पर आपको नाम याद रखने हैं. जैसे हम एक क्वेश्चन साइक्लोस्पोरिन वाला डिस्कस कर रहे थे तो वो क्वेश्चन में बहुत ही वन वर्ड वाले क्वेश्चंस बनते हैं. तो आप कॉम्पिटिटिव में जाओगे तो वो क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो आपको सारी चीजें बहुत ही ध्यान से पढ़नी है. तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने इस चैप्टर के डिस्कस किए हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हुए होंगे, मतलब कि आपका कॉन्सेप्ट हुआ होगा क्रिस्टल क्लियर. तो अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है.